नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में। बट उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स को कवर कर लिया था, एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं, फिर आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में। दो क्वेश्चन हमने डिटेल में उस पर डिस्कस किए थे। पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा है ना सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव था, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था जो कि हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब देखो इसमें भी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है ये भी सॉल्व होगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की ही मदद से। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स नॉट अ बिग डील, वो बहुत आसान है, वो हो जाएगा अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का अच्छे से समझ में आया है। तो आपको समझना ये होगा कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आखिर है क्या। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की तो ये एप्लीकेशन है पीडी का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एप्लीकेशन वाला पार्ट है। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि पीडी सॉल्व कैसे होती है। ठीक है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये सब आपने देख तो लिया डिटेल में। अब उसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे हो रहा है वो इसके बारे में है। ठीक है, ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है या फिर आगे जो भी हीट इक्वेशन आने वाली है या फिर ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन, जो भी चीज़ें आने वाली हैं, ये सब की सब क्या है, पीडीई की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर मैं स्पेशली बात करूं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की, तो देखो जैसा कि मैं बोल रहा हूं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो ध्यान दो ये है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, यानी डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या है आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, इसको आप याद रख लीजिए, रट लीजिए एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखो दूसरी बात तो ये, इसको पहले हम तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर ये है क्या, किस तरीके से काम करता है। अब ये तो हो गया आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली किस एप्लीकेशन के अंडर ये क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है। ठीक है, वो देखेंगे अभी हम आगे। बट अब थोड़ा सा समझो कि जैसे ये जो इक्वेशन है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, यूज कहाँ पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डायग्राम देखो, इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इसका प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे है। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ध्यान देना, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है। ठीक है, अब उसकी लेंथ है एल, स्मॉल एल उसकी लेंथ है। एक्स एक्सिस पे मैंने उसे प्लेस कर दिया है, ठीक है, ए से बी में। ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है। ठीक, यहाँ पे मैंने उसे प्लेस कर दिया, उसकी लेंथ ए है। इनिशियली मैंने क्या किया, उसको ऐसे ना नॉर्मल कंडीशन में वो यहाँ पे रखी हुई है। मैंने उसे क्या किया, यहाँ बीच से पकड़ा, उस स्ट्रिंग को बीच से पकड़ा, पुल किया यहाँ तक। ठीक है, पुल किया। इस सिचुएशन में सब इनिशियली है ना, जब वो नॉर्मल कंडीशन में थी तब तो कोई इशू नहीं। जैसे ही मैंने उसको बीच से पकड़ के यहाँ पे इतनी दूरी, इस डिस्टेंस तक उसे पुल किया, तो एक उसने कर्व की शेप ले ली। ये ऊपर वाला अगर आप हिस्सा देखोगे, नीचे का मत देखो अभी, ऊपर की अगर हिस्से की बात करूँ, जैसे मैंने उसे पुल किया तो उसने एक कर्व की शेप ले ली। तो किसी ना किसी एक कर्व या है ना फंक्शन के फॉर्म में वो आ गया। ठीक है, अब वो नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन नहीं रह गई, ध्यान देना बात। अब अगर वो किसी फंक्शन के शेप में आया है तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली जब टाइम t इक्वल 0 था तो है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, उसकी शेप उसने ले लिया। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, ठीक है, कोई कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली क्या निकल के आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इनिशियली जब टाइम t इक्वल 0 था, जब मैंने इसे स्ट्रेच किया, ठीक है, पुल किया ऊपर, ठीक है, तो t इक्वल 0 पे, टाइम t इक्वल 0 पे मान लेते हैं वो फंक्शन y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। इस सिचुएशन पे, इसी टाइम पे, ठीक है, जब मैंने पुल किया, जब मैं इसे लेफ्ट करता हूँ, छोड़ता हूँ, इस सिचुएशन से छोड़ता हूँ, यानी टाइम t इज इक्वल टू t पे छोड़ता हूँ, तो मैंने इसे कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है, 0 है, यानी dy बाई डी टी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखो। ठीक है, देखो हम क्या ऑब्जर्व क्या करते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में, जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही मैंने इसको ना ये स्ट्रिंग है, इसको पुल किया और यहाँ पे मैंने जैसे ही इसे लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, ये देखो इस एक्स और वाई है ना डायमेंशन में मोशन करना स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से देखो, ये पेन देख रहे हो, पेन की डायरेक्शन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये इस तरीके से मोशन करना स्टार्ट कर देगी ये स्ट्रिंग जो है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग का मोशन है, इसी को मेजर करने के लिए, यानी इसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, यानी इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और इसी इक्वेशन की मदद से हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे।
उम्मीद करता हूँ अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है इसका यूज़ होता कहाँ पे है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप थोड़ा सा ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं ये भी देखो कि जब है ना x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, यानी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो x एक्सिस पे थी, तो उस टाइम पे y की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी, क्योंकि उसमें कोई मोमेंट था नहीं। ठीक है, तो ठीक है, स्ट्रिंग के लिए x और y एक्सिस दोनों कैसे हैं, 0। सपोज करो जब मैंने x की लेंथ कितनी ले ली, l, ठीक है, a पॉइंट से मैं b पॉइंट पे चला गया, ठीक है, उस टाइम पे भी y की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि कोई उसमें मोमेंट नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, जब मैं a पॉइंट पे था, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है, x कोऑर्डिनेट भी 0 था, y कोऑर्डिनेट भी 0 था। जब लेंथ मैंने बढ़ा के b कर दी उस सिचुएशन में, ठीक है, x तो आपका बढ़ गया, कितना हो गया, l, पर y क्योंकि मोमेंट नहीं हो रहा है इसमें, है ना, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो y भी कितना होगा आपका, 0। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। अगेन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब a और b ये जो l लेंथ की है ना स्ट्रिंग है, मैंने इसको पुल करा, ठीक है, जैसे ही ऊपर मैंने खींचा, इसको पुल करा, तो इसने किसी कर्व की शेप ली। कर्व की शेप ली तो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कोई नॉर्मल सा कर्व हो सकता है। मान लेता हूँ टाइम t इक्वल 0 पे, इनिशियली टाइम t इक्वल 0 पे वो कोई फंक्शन का फॉर्म लेता है, वो उस फंक्शन को मैं एज्यूम कर लेता हूँ fx है, और उसी टाइम t इक्वल 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि वो एक इनिशियल कंडीशन में है। जब मैं उसे छोड़ता हूँ, ठीक है, वो है ना, ये स्ट्रिंग अप एंड डाउन मोशन करने लगती है, ठीक है, और इसी मोशन को, इसी वाइब्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, इसका यूज़ करके ही उस वाइब्रेशन को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके अभी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच करते हैं हम अपने इक्वेशन को। अब एक बात आप ये भी ध्यान देना, इसमें एक नई चीज़ है, क्या, बाउंड्री कंडीशन तो आपको दी ही रहती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था, है ना, कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में आपने देखा होगा कि बाउंड्री कंडीशन तो दी ही रखी होती है, इसके साथ ही इनिशियल कंडीशन भी अलग से दे रखी होती है, या तो बाउंड्री या फिर इनिशियल। ठीक है, बट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में क्या है कि आपको बाउंड्री कंडीशन तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ आपको इनिशियल कंडीशन भी दे रखी होगी उसमें, तो आप दोनों की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेंगे अभी कैसे करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि लाइक ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ये आपको सिंपली दे देगा और बोलेगा इसे सॉल्व करो, वाइब्रेशन फाइंड करो, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करो। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए अप्रोच करते हैं अपने क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अच्छे से पता है, उसके स्टेप्स पता है, तो ये कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब ये देखो कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ पे एक बात और भी देख लो, है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल और बाउंड्री, ये आपकी होगी इनिशियल कंडीशन, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन, दोनों दे रखी हैं। बट है ना, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई करके ये कंडीशन देखेंगे कि क्या फाइनल इसका आंसर आता है, वेलोसिटी क्या आती है। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी के लिए केवल और केवल हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे कि देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्टेप क्या है कि मान लीजिए कोई है ना, आपका जो ये फंक्शन बना y इक्वल टू एफ एक्स, ये किसका है? अब इक्वेशन में भी दे रखा है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, तो सिंपल सी बात है, दे रखा है। देखिए ना यहाँ पे क्या है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, y किसका है? t के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, y x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो रहा है, दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हम अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, जनरल टर्म में, कि y x और t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x और t का। ध्यान से देखो, y x और t का फंक्शन है, तो मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल B कैपिटल T, बी द सोल्यूशन। ठीक है, जहां कैपिटल X क्या है? स्मॉल x ओनली, कैपिटल T क्या है? स्मॉल t ओनली फंक्शंस। ऑलराइट, नाउ अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल टू कैपिटल X इंटू टी को डिफरेंशिएट कर लो सीधा डायरेक्टली, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, लाइक डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जो फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, x बाहर एज अ कांस्टेंट, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डेल स्क्वायर टी ओवर डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन गया क्या? ऑर्डिनरी इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी। ठीक है, अब सिमिलरली जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, टी आपका कांस्टेंट जैसा बाहर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, अब आपका इक्वेशन क्या है? 1D आपका इक्वेशन जो गिवन है उसको लिखो। ठीक है, तो क्या गिवन है? डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। पुट कर दो दोनों की वैल्यू जो हमने निकाली है, इसकी वैल्यू जो आप पुट करोगे, यानी एक्स इंटू डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू टी, सी इंटू टी, इसकी वैल्यू
टी इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। सॉल्व करोगे जब x इंटू टी से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो ये आएगा, या फिर मैं सिंपली बोलूँ है ना, t वाला जो डेरिवेटिव फंक्शंस है उसके साइड t कर लो x और x को x वाले के साइड में कर लो, तो 1/t इंटू डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1/X इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन या फिर ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, हाँ, x को x के साइड और t को t के साइड, और पूरे को मान लेते हैं हम किसी है ना p स्क्वायर के इक्वल, सिंपली p स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इतना करने के बाद तीन कंडीशन बनाते हैं हम। पहली कंडीशन ये है, पहला केस ये है, दूसरे में मानेंगे माइनस पी स्क्वायर के इक्वल, और अगले में मान लेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, और इन्हीं तीन सिचुएशंस पर, तीनों केसेस में लेके हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहले केस में जब हम मानते हैं कि, अब देखो हाँ एक बात ये भी है, यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर के इक्वल तो मान लिया, तो एक बार ये वाला टर्म पी स्क्वायर के इक्वल रख कर इक्वेट करेंगे, और एक बार ये वाला पूरा टर्म पी के इक्वल रख के इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। तो पहले एक मैं थोड़ा आपको जल्दी बताता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। ठीक है, तो अगर मैं पहले टर्म की बात करूँ 1/x इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखते हैं, तो x यहाँ पे नीचे है तो यहाँ मल्टीप्लाई होके, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आपका है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गया आपका, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको मैंने सॉल्व करना भी बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस पूरे को लिख लो d या फिर m, तो m स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m के जो है ना रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन है तो m इक्वल टू प्लस माइनस p आ जाएगा। इसके लिए cf और pi दोनों कैलकुलेट करना होता है। अब देखो pi इसलिए नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि इसका राइट हैंड साइड क्या है 0, तो केवल और केवल इसका क्या कैलकुलेट होगा, cf के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है, लाइक कैपिटल X इज इक्वल टू C1 पहला कॉन्स्टेंट इंटू e की पावर px पहला रूट। ठीक है, p इंटू एक्स प्लस C2 इंटू ई की पावर माइनस पी इंटू एक्स। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब सिमिलरली ऐसे ही हम दूसरा टर्म पिक करेंगे, दूसरा टर्म को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल कर देंगे, यानी 1/c स्क्वायर टी इंटू डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इस टर्म को पूरा इधर ले आओ, तो यानी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, और इधर ला के गुणा करके इधर माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू डी इक्वल टू 0 ना होता। अब इसके लिए, अब ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए भी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो फाइंड आउट करेंगे, इस पूरे को m मानो माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m के जो रूट आ जाएंगे प्लस माइनस सी पी आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस सी पी। अब इसके लिए जो हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF निकालेंगे, वो t इज इक्वल टू C3 इंटू C3, क्योंकि C1 C2 ले चुके हैं, तो तीसरा जो कांस्टेंट होगा C3 इंटू ई की पावर CPT प्लस C4 इंटू ई की पावर माइनस CP इंटू टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो आपका PI होगा वो 0, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका क्या है 0 है। तो फाइनल जो आपका सोल्यूशन निकलेगा, फाइनल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टी हमने माना था, तो y इज इक्वल टू, अब x और t दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो फाइनल आपने कैलकुलेट करी है, तो C1 ई की पावर px प्लस C2 इंटू ई की पावर माइनस px इंटू C3 इंटू ई की पावर CPT प्लस C4 इंटू ई की पावर माइनस CPT। ठीक है, इतना करने के बाद अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 पे हम सिंपली पूरे इक्वेशन को क्या मान लेंगे, माइनस पी स्क्वायर के इक्वल, तो यानी 1/x इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर टी इंटू 1 डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। इसमें करना क्या है, एक बार आप इस पूरे इक्वेशन को, ठीक है, इस पूरे टर्म को, फंक्शन को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल रखो, सॉल्व करो, फिर दोबारा इस पूरे टर्म को, पूरे फंक्शन को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल रखो और सॉल्व करो। तो चलिए करते हैं एक एक करके क्या करना है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली लिखो 1/X इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो अब है ना, p आपका इस साइड है, इस x को नीचे इधर मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया है। तो इसके लिए जो AE निकलेगा यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा क्या है सेकंड ऑर्डर, तो इसको हम मान लेंगे d या फिर m, तो m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका PI 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो CF केवल निकालेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस PI, CF इक्वल टू 1/t, है ना। तो ठीक है, ये आपके रूट्स आ गए, तो आप सिंपली CF का फॉर्मूला राइट कर दो यहाँ पे, यानी है ना,
कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जो भी आपका आएगा अभी लास्ट में हम लिखते हैं। तो अब अगेन सिमिलरली जो इसका दूसरा टर्म था यानी 1/c² इंटू d² ओवर dt² इज इक्वल टू -p², ठीक है। तो अब इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दो, d² ओवर dt² प्लस p² c² t इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, इसके इमेजिनरी रूट हमको मिलेंगे क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, m² प्लस p² c² इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस में जाएगा, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस PCI इमेजिनरी रूट होने की वजह से। तो इसका डिटेल सोल्यूशन अब हम क्या लिखेंगे, दोनों का x और t का, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल T हमने सपोज किया था, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, C1 cos px प्लस, अब ये किसके लिए है, ध्यान दो, माइनस वाले टर्म्स के लिए आता है जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, C1 cos p, ठीक है, x प्लस C2 sin px इंटू में C3 cos cpt प्लस C3 sin cpt। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे C1 इंटू ई की पावर, है ना, px या p1x या p2x, कुछ इस तरीके से। देखो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जब आप लेट करते हो -p² के इक्वल, ठीक है। अब देखो ये M1 M2 अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं अलग से इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो हम सिंपल इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के इक्वल, फिर एक बार इस पूरे टर्म को 0 के इक्वल लेट करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं मान लूँ पहला वाला टर्म यानी 1/X d² ओवर dx² इज इक्वल टू 0 करूँ तो dx है ना, d² ओवर dx² इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्या है पूरा का पूरा, ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी पूरा है। तो m है ना, ये सिंपली क्या है, m² इज इक्वल टू 0 यानी m के दो रूट 0 और 1, 0 और 0। सिमिलरली इसमें भी 1/c² t इंटू d² ओवर dt² इज इक्वल टू 0 में, ठीक है, ये इधर पूरा जाएगा 0, तो d² t ओवर dt² इज इक्वल टू 0 यानी ये भी क्या है आपका सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए भी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वह m² इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके भी दो रूट होंगे 0, 0। अब इन दोनों के लिए अगर मैं सॉल्व करूं x और t की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, अब रूट क्या हो रहे हैं आपके, रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है C1 प्लस x रिपीट हो रहा है, तो एक टाइम x इंटू C2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू C3 प्लस t टाइम इंटू C4, ठीक है। हेंस द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 6 बिकम लाइक दिस, यानी कंप्लीट सोल्यूशन जो आपका आएगा इन दोनों को मिला के y इज इक्वल टू xt यानी y इज इक्वल टू C1 प्लस xC2 इंटू C3 प्लस tC4, ठीक है। ये आपका तीनों कंडीशंस में, यानी केस नंबर 1 जब हमने p² लिया था, केस नंबर 2 जब हमने -p² लिया था, केस नंबर 3 जब हमने 0 लेट किया था, तो तीनों सिचुएशन में आपके ये सोल्यूशन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे राइट भी कर रखे हैं कि तीनों केसेस में आपके जो सोल्यूशंस आए हैं, है ना, यहाँ पे देखो ये पहले केस का आ गया, ये दूसरे केस का आ गया, साथ ही ये आपका तीसरे केस का आ गया। अब देखो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट जो सोल्यूशन हमारे लिए है वो कौन सा है, आप बताओ। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके प्रैक्टिकल्स के बारे में जितनी भी अभी तक मैंने आपको जानकारी दी है समझ में आया है, जो सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है वो है ये, ध्यान से देखो, ये कौन सा, y इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin ऑफ px इंटू में C3 cos cpt प्लस C4 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, sin cpt, ठीक है। अब देखो साइन या कोसाइन वाले की अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्यों है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि जो साइन और कॉस के फंक्शंस बनते हैं, है ना, डायग्राम बनते हैं, उससे वाइब्रेशन को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, बहुत ही एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी वजह से हम ये जो साइन और कॉस वाला फंक्शन बनता है, इसे ही अपने फर्दर एनालिसिस के लिए हम चूज़ करते हैं और इसे ही सबसे बेस्ट जो है अपना सोल्यूशन मानते हैं। इन तीनों में, अगर मैं इन तीनों में बात करूं, इसकी बात करूं या फिर है ना इस तीसरे वाले की बात करूं, ठीक है, या फिर इसकी, तो इन तीनों में ये साइन कॉस वाला ही सबसे बेस्ट, सबसे अप्रोप्रिएट हमारे लिए माना जाता है। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब जो आगे का पॉइंट है वो क्या है, आगे के पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, उसको पुट करेंगे इन्हीं सेम इक्वेशंस में, क्योंकि देखो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं, ठीक है, बाकी की चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा कि है ना इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट करके कि देखेंगे कि इसका फाइनल अल्टीमेट सोल्यूशन क्या आता है, ठीक है, कि हमारी वेलोसिटी कितनी निकल कर आती है वाइब्रेशन की।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मैंने आपको बात की थी ना लास्ट एंड ऑफ दिस लेक्चर में, आपको कुछ एग्जांपल्स और बताऊंगा। जैसे रेलवे ट्रैक में जो वाइब्रेशन होता है उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है इसी की मदद से, है ना, वन डायमेंशन वेव इक्वेशन की मदद से। थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे। जब ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलती है तो उसके पहियों के कारण ट्रैक में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, ये वाइब्रेशन मेनली रेल की लंबाई के अलोंग ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए शुरुआती एनालिसिस में इन्हें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन मॉडल से ही समझा जाता है या फिर एनालाइज किया जाता है। और एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैक में बनने वाले वाइब्रेशन का एनालिसिस करना और उसमें क्रैक और डैमेज का पता लगाना रेलवे ट्रैक की सेफ्टी और मेंटेनेंस को और इम्प्रूव करता है। साथ ही हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक डिज़ाइन को भी ऑप्टिमाइज करता है। इसके साथ ही अगर 2-4 और एग्जांपल्स की अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे आपने देखा होगा जो गिटार होता है, ठीक है, गिटार की स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है जब हाथ से नॉर्मली भी करते हो या फिर जो छोटा सा एक पॉइंट मिलता है उससे भी करते हो, तो उसमें बनने वाली वेव केवल स्ट्रिंग की लंबाई के अलॉन्ग ही ट्रैवल करती है। इसलिए इसे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन मॉडल से ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी और पिच और साउंड का एनालिसिस करना, और इसके साथ ही रोप में बनने वाली वेव। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस के हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी सी चीज़ समझ में आई होंगी। बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, आपको ठीक है आंसर इसका मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।